हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 9 में बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हम देखेंगे कि कैसे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बैलेंस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, कैसे हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं। अब यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस के बारे में आएगा। इंस्टीट्यूशंस मतलब जैसे गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, कैसे इनको मतलब बैलेंस किया गया है, कैसे जो पावर शेयरिंग है इसको बैलेंस किया गया है। अगर पावर शेयरिंग बैलेंस ना हो तो क्या दिक्कत होगी और बैलेंस होगा तो क्या दिक्कत होगी। बहुत ही आराम से, बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे। टॉपिक बहुत ज़्यादा टेक्निकल है, ठीक है। तो बिल्कुल अपने इंडिया के पर्सपेक्टिव से इंडिया का ध्यान रखते हुए, इंडिया में क्या सिस्टम है गवर्नमेंट का उसको ध्यान में रखते हुए हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन, ठीक है। तो यहाँ पर बैलेंस करने की कोशिश क्यों की गई है, क्योंकि सोचो अगर किसी एक ग्रुप को पावर ज़्यादा दे दी तो दूसरे ग्रुप को क्या लगेगा, अगर हमारी तो कोई यहाँ पे वैल्यू ही नहीं है। और जो जिसको ज़्यादा पावर दे दी जाएगी वो हो सकता है जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं उनको वो क्या करे, ऑप्रेस करे, उनको सताए, उनको परेशान करे। तो छोटे वाले जो ग्रुप्स हैं वो फिर डेफिनेटली कॉन्स्टिट्यूशन में अपना फेथ नहीं दिखाएंगे, हो सकता है वो कॉन्स्टिट्यूशन और सरकार के खिलाफ भी हो जाएं। तो बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन, इसको अब हम समझने वाले हैं। इससे पहले लेट मी टेल यू अबाउट इंडियन सिस्टम। इंडिया का जो सिस्टम है उसको हम देखते हैं। इंडिया में आपको मैं बेसिक्स में ऑलरेडी करा चुका हूँ। पावर शेयरिंग का जो मतलब सिस्टम है आपको पता ही होगा। पावर शेयरिंग जो है गवर्नमेंट में, वो एक तो है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। मतलब हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे, तो एक तो हमारी जो पावर है, जैसे अगर एग्जांपल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट का, यूनियन गवर्नमेंट को ही हम सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको देखने को मिलेगी पावर जो है वो 3 पिलर्स में डिवाइडेड है। पहला है लेजिस्लेचर, दूसरा है एग्जीक्यूटिव और तीसरा है जुडिशरी। लेजिस्लेचर जो मतलब लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव लॉ को इम्प्लीमेंट करता है, जुडिशरी चेक करेगी जो लॉ बनाए गए हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हैं या नहीं है। ये बेसिक चीज़ आप जानते होंगे और बेसिक्स में मैं बता चुका हूँ, ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे पावर डिवाइडेड है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में। तो इससे फायदा क्या होगा, लेजिस्लेचर बनाने वाले अपना काम करेंगे, मतलब लॉ बनाने वाले अपना काम करेंगे, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट भी आते हैं। एग्जीक्यूटिव अपना काम करेगा, लॉ इम्प्लीमेंट करेगा, और जुडिशरी चेक करेगी कि ये दोनों सही अपने काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के लिमिट से बाहर तो नहीं जा रहे। तो यहाँ पर एक प्रकार से चेक्स एंड बैलेंस वाला सिस्टम है। यहाँ पर ये आपस में एक दूसरे को देखते रहते हैं कि कोई पावर्स को क्या तो नहीं कर रहा है, मिसयूज तो नहीं कर रहा है। अगर मान लो गवर्नमेंट कोई ऐसा, लेजिस्लेचर कोई ऐसा लॉ बनाता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है, तो जुडिशरी उस लॉ को स्ट्राइक डाउन कर सकती है, उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है। जुडिशरी की इस पावर को बोलते हैं पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। हालांकि जब जुडिशरी वाला चैप्टर आएगा जब डिटेल में करेंगे, फिलहाल तो बस मेन चीज़ आप समझते चलो। दूसरा हमारा जो पावर शेयरिंग का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। सबसे ऊपर हमारी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर होती है स्टेट गवर्नमेंट और तीसरे नंबर पर होती है लोकल गवर्नमेंट। या अगर कोई कहे कि गवर्नमेंट के कितने लेवल इंडिया में, तो आप बताना 3। पहले लेवल पर पूरे देश की सरकार जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, दूसरे लेवल पर है राज्यों की सरकार जिसको हम बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट, और तीसरी है लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट का एक अलग से चैप्टर भी दे रखा है, तब हम उसको और डिटेल में करेंगे। तो मतलब जो अपने रूरल एरिया और अर्बन एरिया में जो सरकार होती है उसको हम बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट। हालांकि लोकल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट आपको पता है 1993 के बाद आया था। 1992 में एक्ट आ गया था, 1993 में ये लागू हो गई थी लोकल गवर्नमेंट थ्रू आउट द इंडिया। बेसिक्स में मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं उसका एक, अगर उसको अमेंडमेंट के हिसाब से देखें कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना आसान है या नहीं है, उसके आधार पर कॉन्स्टिट्यूशन 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा होता है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। फ्लेक्सिबल मतलब सॉफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिड मतलब हार्ड कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसका मतलब क्या है, अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रोविजंस होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना, अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का मतलब है जो भी उसमें लिखा हुआ है उसमें चेंज करना, उसको हम क्या बोलते हैं, अमेंडमेंट करना। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को आसानी से अमेंड किया जा सकता है, सिंपल जो लॉ बनाते हैं उसके हिसाब से, जैसे लॉ पास होते हैं ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन को भी अमेंडमेंट कर दिया जाए, तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को हम बोलते हैं फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। और इसका एग्जाम्पल है यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर कोई पूछ ले कि बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन किसका है, तो आपको बताना है यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन का है, ठीक है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होता है जिसमें जो उसके जो बेसिक लॉज होते हैं, फंडामेंटल लॉज होते हैं, उनको चेंज नहीं किया जा सकता। फंडामेंटल लॉज को चेंज करना बहुत ही ज़्यादा रिजिड होता है, बहुत ही ज़्यादा टफ होता है। ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को बोलते हैं रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन की कैटेगरी में आता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और अब मैं आपको बता दूं, अपना जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो मिक्सचर है फ्लेक्सिबल और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का। मतलब हमारे जो सिंपल जो ज़्यादातर जो चीज़ें वो जनरली क्या हो जाती हैं, आसानी से अमेंड किया जा सकता है भाई, सिंपल
मेजोरिटी के द्वारा। मगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फंडामेंटल है, ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको चेंज करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। और इसलिए हमको बोलते हैं इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फ्लेक्सिबल भी है एज वेल एज रिजिड भी है। अब हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। ये बेसिक चीज़ जो मैंने बताई है ये आपको गाइड करेगी यहाँ पर बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। तो यहाँ पर यही चेक करने की कोशिश करेंगे क्यों किसी भी देश में इंस्टीट्यूशंस की डिज़ाइन कैसी होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए। और ये डिज़ाइन करने वाला जो चीज़ है वो कौन है, हमारा संविधान। भाई हमारे संविधान में जो लिख देंगे उसी के आधार पर तो सरकार चलेगी। तो संविधान को इस प्रकार से डिज़ाइन करो कि ताकि जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे हो, बिल्कुल बराबर बराबर हो। अब देखो भाई, कॉन्स्टिट्यूशंस आर ऑफन सबवर्टेड not by the people but small groups who wish to enhance their own power। देखो बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन को जनरली क्या कर दिया था, सबवर्ट कर दिया जाता है। सबवर्ट का मतलब है पलट दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है। पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको खत्म करके नया कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया या कह दिया कि कोई ज़रूरत नहीं इस कॉन्स्टिट्यूशन की। तो कॉन्स्टिट्यूशन को जनरली सबवर्ट कर दिया जाता है, किसके द्वारा, लोगों के द्वारा नहीं, स्मॉल ग्रुप्स के द्वारा। ऐसे छोटे छोटे ग्रुप जो अपनी पावर बढ़ाना चाहते हैं, जो अपनी पावर को इंक्रीज करना चाहते हैं। जैसे पाकिस्तान का एग्जाम्पल देख लो, पाकिस्तान में कई बार कॉन्स्टिट्यूशन को हटा दिया गया, चेंज कर दिए गए मिलिट्री के द्वारा। वहाँ पर कई बार पाकिस्तान में कभी मिलिट्री रूल आता है, कभी सिविलियन गवर्नमेंट का रूल आता है, फिर मिलिट्री रूल, फिर सिविलियन गवर्नमेंट रूल। तो पाकिस्तान में आपने देखी होगी कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब थी पास्ट में, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट करने का मतलब है उसको चेंज देना, पलट देना। कौन चेंज करता है इसको, स्मॉल ग्रुप्स। और स्मॉल ग्रुप्स कौन से होते हैं, जो खुद की पावर बढ़ाना चाहते हैं, उनको जनता से कोई मतलब नहीं है, देश से कोई मतलब नहीं, अपने आप से मतलब है, ठीक है। well crafted constitutions fragment power in the society intelligently so that no single group can subvert the constitution। अब देखो, अब ये डिपेंड करता है कि यार आपका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है। तो एक अच्छा जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, बहुत बढ़िया तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ होता है, उसकी क्या खासियत होती है, वो क्या करता है, पावर को सोसाइटी में फ्रेगमेंट करता है, इंटेलिजेंटली फ्रेगमेंट करेगा। फ्रेगमेंट का मतलब है बांट देना, उसको अलग अलग कर देना। तो जो अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो पावर को क्या कर देगा, फ्रेगमेंट कर देगा। इससे फायदा क्या होगा, फ्रेगमेंट करने से कोई सिंगल ग्रुप कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट नहीं कर सकता। अभी हमने देखा था हमारे इंडिया में, आप देखो पावर शेयरिंग कर रखी है सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, स्टेट गवर्नमेंट के बीच में और लोकल गवर्नमेंट के बीच में, ठीक है। हमारा इंडिया जो है अपना कंट्री कैसा है, फेडरल कंट्री है। फेडरल कंट्री कौन सा होता है, जहाँ पे पावर डिवाइडेड होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। इसके लिए हमने पावर शेयरिंग की लिस्ट भी बना रखी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो 7th शेड्यूल है उसमें आपको 3 लिस्ट देखने को मिलेंगी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सब क्या है, पावर डिवाइड ही तो कर रखी है। फिर हमने लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में पावर क्या कर रखी है, डिवाइड कर रखी है। तो अच्छा जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा, बहुत बढ़िया तरीके से जो लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन होगा, वो यही करेगा कि पावर्स को सोसाइटी में अच्छी तरीके से डिवाइड करेगा, इंटेलिजेंटली डिवाइड करेगा, ताकि कोई सिंगल ग्रुप कॉन्स्टिट्यूशन को क्या ना कर सके, सबवर्ट नहीं कर सके। अब कैसे, अब यहाँ पर बात आती है, चलो ये तो हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, कैसे बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन की जाए। तो इसके लिए तरीका क्या है, इसके लिए तरीका नंबर 1 ये है कि पावर को स्मार्टली क्या करो, आप डिस्ट्रीब्यूट करो, ताकि कोई एक इंस्टीट्यूशन की, ताकि कोई एक ग्रुप की मोनोपोली स्टैब्लिश ना हो। तो वन वे ऑफ सच इंटेलिजेंट डिजाइनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू इंश्योर दैट नो सिंगल इंस्टीट्यूशन एक्वायर्स मोनोपोली ऑफ पावर। तो आपको ये चीज़, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हो तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय इस चीज़ का स्पेशल ध्यान रखना है, किसी एक इंस्टीट्यूशन को ज़्यादा पावर नहीं देनी है। तो पावर को क्या कर दो, आप डिवाइड कर दो, ताकि कोई सिंगल इंस्टीट्यूशन अपनी मोनोपोली स्टैब्लिश ना कर ले। मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार, कि उसी की चले, ठीक है। तो हमने क्या किया, देखो हम अब देखो, हमें ना इस चैप्टर को पढ़ते समय देखो, जितना आप अपना इंडिया से लिंक करते चलोगे चीज़ों को, तो मज़ा आएगा चैप्टर में। लाइन टू लाइन पढ़ोगे तो यू विल नेवर एवर अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, कभी भी समझ में नहीं आएगा लाइन टू लाइन। तो बेटा ध्यान रखना। तो आपको क्या करना है, वर्तमान से लिंक करना है, प्रेजेंट से लिंक करना है, देश से लिंक करना है, आसपास जो भी गवर्नमेंट है उनसे लिंक करना है, तो चैप्टर लगेगा आसान। और जब हम लिंक करेंगे, जब हम इसको समझेंगे, तो हो सकता है वीडियो की चैप्टर की जो मतलब लेंथ है वो बढ़ भी जाए। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि जितना ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा उतना वीडियो लंबा पड़ेगा, उतने ज़्यादा पार्ट्स आएंगे। तो मैं 30 मिनट में इस चैप्टर को खत्म तो नहीं कर सकता, आप ध्यान रखना। आप बहुत सारे वीडियोज़ में देखें 30-30 मिनट में चैप्टर खत्म, तो आप सोच लो 30 मिनट में क्या चीज़ आपको मिलने वाली है, ठीक। तो आपको अगर लंबे समय तक चीज़ों को दिमाग में रखना है और चीज़ों को बेसिक्स को अच्छी तरह से कवर करना है, तो उसमें आपको एनालिटिकल पावर डेवलप करनी पड़ेगी, चीज़ों को समझना पड़ेगा, कैसे पढ़ते हैं ये भी समझना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे करा रहा हूँ आपको, प्रेजेंट की चीज़ों को, इस चीज़ को जो बुक में दे रखी है, प्रेजेंट पास्ट सबसे लिंक करा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि किसी भी इंस्टीट्यूशन को आप इंश्योर करो कि उसको ज़्यादा पावर मत दो, ताकि वो अपनी मोनोपोली स्टेब्लिश ना कर पाए।
ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पावर्स को फ्रेगमेंट करना पड़ेगा। फ्रेगमेंट मतलब पावर को मतलब अलग अलग कर देना पड़ेगा। फ्रेगमेंट का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े कर देना, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा अक्रॉस डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। तो आपने देखा होगा हमने कर ही रखा है, हमने लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी में पावर को डिवाइड कर रखा है, एज वेल एज हमने सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के बीच में पावर को डिवाइड कर रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे बता रखी है, देखो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एग्जाम्पल हॉरिजॉन्टली फ्रेगमेंट्स पावर अक्रॉस डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस लाइक लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इवन इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडीज लाइक इलेक्शन कमीशन। तो आपने देखने को मिलेगा हमारे संविधान ने ये चीज़ कर रखी है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है पावर्स का, किस किस के बीच में, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में। और तो और हमने चुनाव कराने के लिए एक इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी बना रखी है जिसका नाम है इलेक्शन कमीशन। अब आपको कमेंट करके बताना है स्टैट्यूटरी बॉडीज क्या होती हैं, नहीं बताओगे कमेंट करके बताना, जितना आए उतना लिखना, नहीं तो मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा स्टैट्यूटरी बॉडीज क्या होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या होती हैं, सारी चीज़ों के बारे में। ठीक है, ओके। तो इलेक्शन कमीशन आपको पता है, इलेक्शन कमीशन क्या करवाता है, चुनाव करवाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जो चुनाव होते हैं उनको कौन कंडक्ट कराता है, इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराता है। और क्वेश्चन आपको मैं एक और दे रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन कब बना था, कमेंट करके बताना है। ठीक है, एक चीज़ ये हो गई आपके लिए। तो देखा हमारे संविधान में पावर्स को क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है हॉरिजॉन्टली, और तो और हमने स्टैट्यूटरी बॉडीज भी बना रखे हैं, उनको भी पावर दे रखे हैं। दिस इंश्योर्स दैट इवन इफ वन इंस्टीट्यूशन वांट्स टू सबवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन अदर्स कैन चेक इट्स ट्रांसग्रेशन। देखो ट्रांसग्रेशन का मतलब होता है उल्लंघन करना। तो यहाँ पे अगर हमने ऐसे पावर डिवाइड कर दी तो इससे फायदा क्या हुआ हमें, अगर एक इंस्टीट्यूशन अपनी पावर को मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट करने की कोशिश करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन को पलटने की कोशिश करेगा, जैसे मान लो लेजिस्लेचर कॉन्स्टिट्यूशन को पलटने की कोशिश करेगा तो एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी उस पर टूट के पड़ेंगे, भाई क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल बता दूं, एक एक्ट आया था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट आया था। ठीक है, इसको कॉन्स्टिट्यूशन ने, इसको जुडिशरी ने क्या कर दिया, स्ट्राइक डाउन कर दिया, कैंसिल कर दिया। मतलब जुडिशरी जनरली हमने देखा है कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स में कि जुडिशरी क्या होनी चाहिए, जुडिशरी मस्ट बी इंडिपेंडेंट, जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। जजेज के सिलेक्शन में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। तो एक बिल का जो लाया गया था, एक्ट लाया गया था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के लिए एक एक्ट बना था 2015 के समथिंग। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, स्ट्राइक डाउन कर दिया। क्यों, क्योंकि इसमें क्या कहा गया था कि एग्जीक्यूटिव अब जजों का क्या करेंगे, जजों के अपॉइंटमेंट में भाग लेंगे। अब सोचो जब एग्जीक्यूटिव अपने जज बैठाएंगे सुप्रीम कोर्ट में तो वो जज किसकी मानेंगे, एग्जीक्यूटिव की मानेंगे। तो इसलिए जुडिशरी ने बोला नहीं भाई, ये तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है इससे क्या होगा, फ़र्क पड़ेगा और हमारी जो फंडामेंटल वैल्यूज हैं खत्म हो जाएंगी, और आप इंटरफेयर कर रहे हो जुडिशरी के मामले में तो हम प्रॉपर जस्टिस नहीं दे पाएंगे। इसलिए जुडिशरी ने उसको बोला कि आप तो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर रहे हो, और वो जो लॉ बनाया गया था, सरकार ने एक्ट बनाया था, उसको क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, तो ये जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन आपने कर रखा है, इससे फ़ायदा ये होगा कि एक इंस्टीट्यूशन दूसरे इंस्टीट्यूशन को मतलब चेक करेगा, क्या करेगा, चेक करेगा कि यार ये कहीं मतलब अपनी पावर्स को मिसयूज तो नहीं कर रहे। और एन इंटेलिजेंट सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस हैज फैसिलिटेटेड द सक्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और इसी पावर शेयरिंग की वजह से, इसी चेक्स एंड बैलेंस की वजह से हमारा जो संविधान है बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल है। तो यहाँ पर चेक करते रहते हैं ना, आपस में एक दूसरे को चेक करते रहते हैं। ठीक है, ओके नेक्स्ट एनोदर। अब देखो एक तो हमने क्या देखा, एक तो ये तरीका देखा बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिजाइन में, तो पहला तरीका है कि पावर को क्या करो आप, हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ठीक है, वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, अलग अलग सोसाइटी के अलग अलग मेंबर्स को या अलग अलग इंस्टीट्यूशन को आप पावर दे दो, अलग अलग कर दो, ताकि मतलब किसी एक के हाथ में पावर ना रहे। दूसरा तरीका वही है, दूसरा तरीका क्या है, बैलेंस डिजाइन का। अब दूसरा तरीका ये कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट से संबंधित है। किससे संबंधित है, कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट से संबंधित। अब देखो अब मान लो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1949 में, तो बन के रेडी हो गया था, आप सबको पता है, और 1950 में लागू हो गया था। तो कॉन्स्टिट्यूशन बना 1950 में, अब चल रहा है 2021 चल रहा है, 70 साल हो गए। ठीक है, 70 से ज़्यादा साल हो गए। अब 70 साल में पहले देश की सिचुएशन अब थी और अब देश की सिचुएशन अलग है। 70 साल पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसके प्रोविजंस को अब हम लागू नहीं कर सकते। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो चेंज हो गई हैं। तो हमें क्या है, समय के हिसाब से अपने कॉन्स्टिट्यूशन को भी क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। मगर अब यहाँ पे बात आती है तो चेंज तो करेंगे। अब सोचो अगर कॉन्स्टिट्यूशन को कोई बार बार चेंज करे, लगातार चेंज करे, तो इससे तो कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यू खत्म हो जाएगी। और कॉन्स्टिट्यूशन की ऐसी चीज़ों को खत्म कर दे जैसे फंडामेंटल राइट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, फंडामेंटल राइट को हटाया नहीं जा सकता। अब कोई बार बार फंडामेंटल राइट को हटा दे, ये तो गलत बात है।
तो अब दूसरी बात जो है बैलेंस डिजाइन की वो इसी से संबंधित है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने से संबंधित, कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, रिजिड होना चाहिए या फ्लेक्सिबल होना चाहिए, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। मैंने पहले ही बता दिया कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन भी है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन भी है, तो दोनों का मिक्सचर है। तो हमने कुछ चीज़ें तो ऐसी रखी हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते आसानी से, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम समय के साथ साथ समय की बदलते समय के साथ साथ चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। तो देखो, another important aspect of intelligent institutional design is that constitution must strike the right balance between certain values, norms and procedures as authoritative, and at the same time allow enough flexibility in its operations to adopt to changing needs and circumstances। देखो, इस पूरे का मतलब यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन को एक बैलेंस इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। क्या इस्टेब्लिश करना पड़ेगा? बैलेंस। क्या बैलेंस इस्टेब्लिश करना पड़ेगा? कि पहली बात, कॉन्स्टिट्यूशन की जो कोर वैल्यूज हैं, जो मेन वैल्यूज हैं, जैसे फंडामेंटल राइट होने ही होने चाहिए, ठीक है, पावर शेयरिंग होनी ही होनी चाहिए, ठीक है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी ही चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन की जो कोर वैल्यूज हैं, नॉर्म्स हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन को जो अथॉरिटी दे रखी है, ये चीज़ें इनके बीच में, और जैसे जैसे हमारा समय चेंज हो रहा है, जैसे जैसे नीड चेंज हो रही हैं, उसके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन के ऑपरेशंस में फ्लेक्सिबिलिटी आनी चाहिए। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को समय के हिसाब से चेंज भी करना चाहिए। तो कुल मिला के ये थोड़ा टेक्निकल चीज़ें और सिंपल समझ लो। इसका कहने का मतलब यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिक वैल्यूज है, कोर वैल्यूज हैं, उनके बीच में और समय के साथ साथ, अब जैसे हम कहते हैं कि कोर वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, मगर कुछ चीज़ ऐसी है समय के साथ साथ चेंज होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे पहले वोट देने की एज थी 21 साल, कितनी थी? 21 साल। अब इसको कितना कर दिया? 18 साल। अब देश जब आज़ाद हुआ था तो भाई लोग इलिटरेट थे, बहुत ज़्यादा अनपढ़ थे। अब लोग समझदार है, पढ़े लिखे लोग हैं, तो मतलब समय के हिसाब से हमने क्या कर दिया? वोटिंग की एज को घटा दिया। तो ये यही कह रहे हैं कि चलो इन चीज़ों को तो हम चेंज कर सकते हैं, बट फंडामेंटल चीज़ों को हम चेंज नहीं कर सकते, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते, और इन्हीं के बीच में हमें बैलेंस इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। तो इंटेलिजेंट इंस्टीट्यूशनल डिजाइन वही होगी कि आपको बैलेंस इस्टेब्लिश करना पड़ेगा किस किस के बीच में, कोर वैल्यूज के बीच में, जिसको हमें चेंज नहीं करना है, प्लस समय के हिसाब से जो चीज़ें चेंज हो रही हैं, और चेंजिंग नीड्स के आधार पर, बदलते हुए समय के हिसाब से नीड्स चेंज होने के आधार पर हमें कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ फ्लेक्सिबिलिटी भी रखनी पड़ेगी, ताकि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज भी किया जा सके। अब देखो, यहाँ पर दे रखा है दोनों चीज़ों के बारे में। अगर कॉन्स्टिट्यूशन टू रिजिड हो तो क्या होगा, और टू फ्लेक्सिबल हो तो क्या होगा। टू रिजिड ए कॉन्स्टिट्यूशन इज लाइकली टू ब्रेक अंडर वेट ऑफ चेंज। अब देखो, अगर कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा रिजिड है, उसमें लिखा हुआ नहीं हम चेंज ही नहीं कर सकते। अब यार सिंपल सी बात है, आपको किसी चीज़ को चेंज करने की ज़रूरत है, टाइम की ज़रूरत है, टाइम के हिसाब से चीज़ें चेंज होती हैं, आप सब जानते हो। मगर कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है नहीं चेंज करेंगे, अड़ के बैठ गया, मान लो कुछ प्रोविजंस ऐसे बना दिए कि कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता, तो ऐसे में क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन टूट जाएगा। लोग कहेंगे यार ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन तो बेकार है, जो यार मतलब समय के साथ साथ जो मतलब चेंज हो रहा है उसको अकोमोडेट नहीं कर पा रहा, तो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन कोई काम का नहीं है। तो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन भी फेल हो जाता है जो बहुत ही ज़्यादा रिजिड होता है। एक कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज ऑन अदर हैंड टू फ्लेक्सिबल विल गिव नो सिक्योरिटी, प्रिडिक्टेबिलिटी और आइडेंटिटी टू द पीपल। अब देखो, अगर कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, उसको बहुत आसानी से चेंज किया जा सकता है, तो इसमें फिर लोगों की सिक्योरिटी खत्म हो जाएगी। कोई भी सरकार आएगी वो अपने हिसाब से चेंज कर देगी, दूसरी आएगी वो अपने हिसाब से चेंज कर देगी, तीसरी आएगी वो अपने हिसाब से चेंज कर देगी। मतलब लोग तो परेशान हो जाएंगे, हर बार नई सरकार, हर बार नए चेंज, नए रूल्स, नए, तो मतलब ऐसे में क्या है, कोई सिक्योरिटी नहीं रहती, लोगों की आइडेंटिटी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होना ये भी डेंजरस है, ज़्यादा रिजिड होना ये भी डेंजरस है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपको देखने को मिलेगा। सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्राइक द राइट बैलेंस बिटवीन प्रिजर्विंग कोर वैल्यूज एंड अडेप्टिंग देम टू न्यू सर्कमस्टांसेस। तो अच्छा जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा, सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा, उसकी खास बात है वो एक बैलेंस इस्टेब्लिश करके चलेगा, किसके बीच में, कोर वैल्यूज को बचाने में, और साथ ही साथ में जो नए सर्कमस्टांसेस हैं, नई परिस्थितियां जो हैं, उसके हिसाब से अपने आप को चेंज करने में। तो हमारा संविधान बिल्कुल आपका, अपने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन है। रिजिडिटी भी देखने को मिलेगी आपको, और फ्लेक्सिबिलिटी भी देखने को मिलेगी, और ये बैलेंस हमने इस्टेब्लिश कर रखा है। और आप बिल्कुल गर्व से कह सकते हो कि अपना इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्क्राइब्ड ए लिविंग डॉक्यूमेंट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हम क्या बोलते हैं, लिविंग डॉक्यूमेंट बोलते हैं। तो इस चैप्टर भी दे रखा है पूरा की पूरा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट। वहाँ पर इसको हम डिटेल में करेंगे। लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डेड नहीं है, जो एक बार बन गया उसके बाद उसमें चेंज नहीं करेंगे, हम लगातार चेंज करते रहते हैं। अब तक लगभग 104 अमेंडमेंट्स किए जा चुके हैं। ध्यान रखना, कॉन्स्टिट्यूशन को कितनी बार अमेंड किया जा चुका है, कितनी बार चीज़ों को चेंज किया जा चुका है। 104 टाइम्स कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया है। अमेंड किया गया है,
कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बदला, कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार किए गए, समय के साथ साथ चीज़ों को सुधार किया गया है, ठीक है, ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। बाई स्ट्राइकिंग द राइट बैलेंस बिटवीन पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज द प्रोविजंस and the limits on such changes, constitution has ensured that it will survive as a document respected by people। देखो बेटा, अगर हम ये बैलेंस इस्टेब्लिश करके चलते हैं, किसके बीच में बैलेंस इस्टेब्लिश करके चलते हैं, एक तो समय के साथ साथ चीज़ों को चेंज करने में बिल्कुल होनी चाहिए चीज़, प्लस हमारी जो कुछ वैल्यूज़ हैं वो चेंज नहीं होनी चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए। अगर इनके बीच में हम बैलेंस इस्टेब्लिश करके चलते हैं तो डेफिनेटली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है बिल्कुल सर्वाइव करेगा, बहुत लंबे समय तक क्या करेगा, सर्वाइव करेगा। और ये अरेंजमेंट इंश्योर करेगा कि नो सेक्शन और ग्रुप कैन ऑन इट्स ओन सबवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। और इससे क्या होगा, कोई भी ग्रुप या कोई भी मतलब सेक्शन जो है कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट नहीं कर पाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन को पलट नहीं पाएगा। अब लास्ट में आप अपने आप से 3 क्वेश्चन पूछो कि आपको बताना है इन डिटरमाइनिंग वेदर ए कॉन्स्टिट्यूशन हैज अथॉरिटी यू कैन आस्क योरसेल्फ 3 क्वेश्चन। आपको डिटरमाइन करना है कि क्या संविधान के पास अथॉरिटी है या नहीं है, तो आप 3 क्वेश्चन पूछोगे। नंबर 1, वर द पीपल हु इनेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन क्रेडिबल। अब पहली चीज़ तो ये, क्या संविधान बनाने वाले जो लोग थे वो क्रेडिबल हैं। क्रेडिबल मतलब उनकी विश्वसनीयता थी, लोग उनको जानते थे कि नहीं जानते थे। तो आप इंडिया के केस में देखो तो हमारे संविधान बनाने वाले तो एक से एक एक्सपर्ट लोग थे, बहुत ज़्यादा क्रेडिबल थे। तो क्रेडिबल थे तो ऐसे संविधान को आप क्या कहोगे कि यस, ऐसे संविधान को हम जरूर मानेंगे, ऐसे संविधान के पास क्या होगी, अथॉरिटी होगी। जब सोचो कॉन्स्टिट्यूशन को कौन बना रहा है, पॉपुलर लीडर्स बना रहे हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस है, जनता में उनकी चलती है। ऐसे लीडर्स जब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है, क्रेडिबल होता है। इंडिया के रेस्पेक्ट में मैंने आपको बता दिया है। प्लस ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन के पास अथॉरिटी होती है, लोग उसको मानते हैं, अपनी स्वेच्छा से मानते हैं। सेकेंडली, did the constitution ensure that power was intelligently organized so that it was not easy for any group to subvert the constitution? क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पावर शेयरिंग का अरेंजमेंट इंटेलिजेंटली किया गया है? आप कहोगे यस, बिल्कुल किया गया है। हमने पावर्स को हॉरिजॉन्टली भी डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, हमने पावर्स को वर्टिकली भी डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। और इससे फायदा क्या है कि कोई भी एक सिंगल ग्रुप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट नहीं कर सकता। बिल्कुल आंसर मिल गया आपको। डज द कॉन्स्टिट्यूशन गिव एवरीवन द सेम रीजन टू गो अलॉन्ग विद इट? क्या कॉन्स्टिट्यूशन सभी को सेम रीजन देता है कि भाई आप इसके सारे आप कॉन्स्टिट्यूशन को मानो? बिल्कुल सही बात है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है रीजन देता है कि क्यों हम कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करें। क्यों फॉलो करें? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की जो डिजाइन की गई है वो इतनी अच्छी तरीके से की गई है, तो सब कहते हैं कि यस, हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ चलेंगे। अब हालांकि 100% लोग नहीं कहेंगे, फिर भी मेजोरिटी जो लोग हैं वो कहेंगे यस, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बढ़िया कॉन्स्टिट्यूशन है और हम इसके साथ आगे बढ़ेंगे। इज द कॉन्स्टिट्यूशन द लोकस ऑफ पीपल्स होप एंड एस्पिरेशन? एक और क्वेश्चन यहाँ पे बना दिया है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन लोगों की होप और आशाओं का मतलब सेंटर है? बिल्कुल है भाई। हमारी सारी की सारी आशाएं, हमारी सारी की सारी एस्पिरेशंस, इच्छाएं किससे जुड़ी हुई हैं? कॉन्स्टिट्यूशन से। और कॉन्स्टिट्यूशन उनको फुलफिल करने में डेफिनेटली सक्सेसफुल भी रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन में हर किसी के लिए मतलब प्रोविजंस किए गए। जब आप फंडामेंटल राइट पढ़ोगे तो आपको मजा आ जाएगा। फंडामेंटल राइट में राइट टू इक्वलिटी दी गई है, सबको मतलब समानता का अधिकार दिया गया है। राइट टू फ्रीडम दिया गया है, सबको फ्रीडम का अधिकार है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आप किसी का एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकते, चाइल्ड लेबर नहीं करवा सकते, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, किसी को भी कोई सा भी धर्म अपनाने का अधिकार है, ठीक है, कोई सा भी धर्म अपना सकता है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जो मतलब माइनॉरिटी ग्रुप हैं वो अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपनी रिलीजन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो मतलब सबको देख रहे हो आप, सबको क्या दिया गया, सबकी होप्स को ये फुलफिल कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन हमारा। इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, एक सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन है, एक जस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है और एक इफेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन है। The ability of constitution to command a voluntary allegiance to the people depends on a certain extent upon whether the constitution is just। अब देखो, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अगर है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है, तो लोग उसको मान रहे कि नहीं मान रहे, लोग उसका आदर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, किस पे डिपेंड करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन आपका जस्ट है या नहीं है। अब जस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा होता है? जस्ट कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है जो इक्वलिटी पर फोकस करे, जो फ्रीडम पर फोकस करे, जो डेमोक्रेसी को प्रमोट करने पर फोकस करे, जो सबकी वेलबींग पर फोकस करे, वेलफेयर पर फोकस करे, जो पावर के मिसयूज को रोकने की कोशिश करे, जो बैलेंस्ड डिजाइन हो जहाँ पर, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोलते हैं? जस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट होगा तो लोग डेफिनेटली उसको फॉलो करेंगे, लोग डेफिनेटली उसका आदर करेंगे, रेस्पेक्ट करेंगे। और कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जस्ट नहीं है तो लोग डेफिनेटली उसका आदर नहीं करेंगे। तो ये यहाँ पर हमारा टॉपिक फिनिश होता है। आई होप चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो लेंदी भी हो गया है, ज़्यादा लेंदी भी नहीं है, मगर चीज़ें आपको एक बार समझ में आ गई तो फिर दोबारा वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, आई एम श्योर। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।
और एक चीज़ और, अब हमारी जो वीडियोज़ है कोशिश हमारी यही रहेगी कि रेगुलर वीडियो जाएंगी, और जो बच्चे क्लास 10th में अभी पास हो चुके हैं 11th में पहुँच गए हैं, तो उन सभी बच्चों के लिए कॉन्ग्रेचुलेसन्स, ठीक है। सो ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। अपना कोई सा भी स्ट्रीम चुनें, आगे बढ़ें, मन लगा के पढ़ें।